कहानी की शुरुआत में हमें सियोल का सीन दिखाया जाता है। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि अर्थ पे अचानक से टावर्स अपीयर होने लग गए, जिसके अंदर से काफी सारे मॉन्स्टर्स निकले और उन लोगों ने ह्यूमैनिटी को बहुत बड़े खतरे में डाल दिया। और ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए मेटा ह्यूमन सामने आए, जिनको आगे जाके हंटर कहा गया। और फिर कुछ सालों बाद में हंटर एसोसिएशन भी स्टैब्लिश हुई और लोगों को लगा कि अब खतरा टल चुका है। लेकिन अर्थ के लोगों को ये पता भी नहीं था कि और जल्दी ही हेल बनने वाला है। और हमें बताया जाता है यूनिवर्स के किसी कोने में सेलेस्टियल और डीमन रेस के बीच में वॉर हो रही थी और जो डीमंस को लीड कर रहा था वो था डीमन लॉर्ड डायमोस। और डायमोस ने अपनी आर्मी ऑफ डार्कनेस लेके अर्थ पे भी अटैक कर दिया और डीमन को रोकने के लिए सेलेस्टियल्स भी अर्थ पे आ गए और इन दोनों की फाइट ने अर्थ को हेल में बदल दिया। और जिसने इस खतरनाक वॉर को खत्म किया वो ना ही कोई ब्रेव सेलेस्टियल था और ना ही कोई क्रूएल डीमन, वो था ह्यूमैनिटी का सेवियर हीरो। और जो हीरो था वो मेटा ह्यूमंस के बीच में सबसे ज्यादा पावरफुल था और उसी ने डीमन लॉर्ड डायमोस को हरा के इस वॉर को खत्म किया। और उसके बाद से पीसफुल एरा स्टार्ट हुई और उस वॉर को हुए पूरे 30 साल बीत चुके हैं। और फिर हमें हीरो की एक बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई जाती है जो कि सियोल नेशनल आर्ट म्यूजियम में खड़ी होती है। और वहाँ पे हमें एक लड़के जियोन मिंचुअल को दिखाया जाता है जो कि कोरियन यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट होता है और उसकी एज 23 ईयर्स होती है। और वो बोलता है ग्रुप प्रोजेक्ट एकदम बेकार काम होता है और आज तो मेरी छुट्टी का दिन था, फिर भी प्रोफेसर ने मुझे परेशान करने के लिए काम दे दिया। और तभी उसकी नजर कुछ बच्चों पर जाती है जो बोल रहे होते हैं हमें भी हीरो की तरह बनना है। और मिंचो सोच रहा होता है जब मैं छोटा था तो ये मेरी फेवरेट जगह थी और मैं यहाँ पे बहुत बार आया करता था। और फिर हमें 20 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब मिंचो अपने स्कूल के साथ में म्यूजियम आया हुआ होता है और मिंचो के टीचर हीरो के बारे में बता रहे होते हैं। और वो बता रहे होते हैं सारे हंटर्स के बीच में हीरो सबसे ज्यादा पावरफुल था और वो पूरा वर्ल्ड घुमा, उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई। और अगर हीरो नहीं होता तो वॉर कभी खत्म ही नहीं होती। लेकिन उस डीमन लॉर्ड को हराने के लिए हीरो को भी अपना सेक्रीफाइस देना पड़ा और इसी वजह से हम सबको हीरो को थैंक्स बोलना चाहिए। और छोटा मिंचल अपने मन में सोच रहा होता है हीरो जो दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे भी हीरो की तरह ही बनना है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तभी बच्चे पूछते हैं टीचर हम हंटर कैसे बन सकते हैं, लेकिन उस टाइम टीचर ने उनको कुछ भी नहीं बताया होता। और टीचर ने उसको इसलिए नहीं बताया होता है क्योंकि हंटर बनना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और उस वक्त हम लोग बहुत ज्यादा छोटे थे तो हमें से कोई भी हंटर नहीं बन सकता था। और तभी मिंचल टाइम देखते हुए बोल रहा होता है हमारा अपॉइंटमेंट का टाइम होने ही वाला है, आखिर मेरे ग्रुपमेट्स कहाँ पे हैं। तभी हम देखते हैं उसके दोस्त वहाँ पे दौड़ते हुए आ गए होते हैं। और तभी मिंचुअल बोलता है अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, मैं तुम लोगों का नाम प्रोजेक्ट से काटने ही वाला था। और हम देखते हैं वो लोग लाइन में खड़े होते हैं और मिंचुअल के दोस्त बोल रहे होते हैं ये जितना ही हैंडसम है उतना ही हार्टलेस भी है। लास्ट सेमेस्टर में जिनसे थोड़ा लेट आया था तो उसने इसको प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया था और ये हमारे डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट बंदा है। और तभी मिंचुअल बोलता है तुम लोग को अपनी लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। और तभी मिंचुअल वहाँ की भीड़ को देख के सोच रहा होता है आज हीरो की स्वॉर्ड दिखाई जाने वाली है, इसलिए आज यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ है। और आज जो स्वॉर्ड दिखाई जाने वाली है जिससे हीरो ने डीमन लॉर्ड के हार्ट पर अटैक करके वर्ल्ड को बचाया था और ये है द डिवाइन स्वॉर्ड कैलिथ, जो कि उस वॉर के बाद पहली बार दिखाई जाने वाली है। और तभी मिंचुअल का नंबर आ गया होता है और जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं उन्हें डिवाइन स्वॉर्ड काली दिखती है और मिंचुअल उस स्वॉर्ड को देख के बोल रहा होता है मैं इसकी चमक से ही बता सकता हूँ कि डिवाइन स्वॉर्ड है। और तभी वो स्वॉर्ड मूव करने लगती है और मिंचुअल बोल रहा होता है आखिर ये स्वॉर्ड मूव कैसे कर रही है, क्या यहाँ पे ये लोग कोई परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और तभी हम लोग देखते हैं वो स्वॉर्ड उड़ते हुए मिंचुअल के दिल के आर पार हो जाती है। और तभी मिंचुअल बोलता है क्या किसी ने मुझे स्टेप किया, आखिर वो कौन है। और उसे अपने सामने हीरो दिखता है और तभी उसके मुंह से अपने आप ही वर्ड्स निकलने लगते हैं और वो बोलता है ह्यूमैनिटी के हीरो सच में तुमने काफी ज्यादा अच्छा किया। और मिंचुअल सोच रहा होता है आखिर मेरा मुंह अपने आप कैसे चल रहा है। और मिंचुअल बोलता है मैं द गॉड ऑफ वॉर डेमोस, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि मुझे इतने छोटे डायमेंशन में इतना पावरफुल वॉरियर मिलेगा, तुम मुझे स्टेप कर पाए तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मिंचुअल अपने मन में सोच रहा होता है इसका मतलब मैं हूँ द गॉड ऑफ वॉर डेमोस। और हम देखते हैं डेमोस ने मरते हुए बोला होता है हीरो इस बार तुमने मुझे मार लिया लेकिन हम अगली बार जरूर मिलेंगे। और हम देखते हैं कि मिंचुअल बेहोश हो गया होता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है कि मेरा सर ऐसा लग रहा है कि फटने वाला है। और तभी हम देखते हैं मिंचुअल के दोस्त को जगाते हैं और बोलते हैं मिंचुअल क्या हुआ। और मिंचुअल सोचता है लगता है मैं बेहोश हो गया था। और मिंचुअल के दोस्त पूछते हैं आखिर तुम बेहोश कैसे हुए। और मिंचुअल बोलता है वो स्वॉर्ड उड़ते हुए आई और मैं दिल के आर पार हो गई। और तभी उसके दोस्त बोलते हैं तुम क्या मजाक कर रहे हो, तुम डिवाइन स्वॉर्ड को घूरते घूरते बेहोश हो गए और क्या तुम्हें खड़े खड़े सपने आ रहे थे। और तभी मिंचुअल अपने मन में बोल रहा होता है क्या वो एक वहम था, नहीं वो वहम नहीं हो सकता, जैसे मैंने स्वॉर्ड कालिथ को देखा मुझे सब कुछ याद आ गया। और मिंचुअल अपने मन में बोल रहा होता है कुछ सालों पहले डीमन लॉर्ड अर्थ पे आया और वो अर्थ को तबाही की तरफ ले गया और वो प्लेनेट पेंडेमोनियम के 4 गॉड में से एक था और वो था द किंग ऑफ फाइटिंग डीमन द गॉड ऑफ वॉर डेमोस। और आखिर मुझे डीमन लॉर्ड के बारे में क्यों दिख रहा है और क्या जो डीमन लॉर्ड ने मरते वक्त बोला था वो क्या मेरे बारे में बोला था। और तभी हम देखते हैं मिंचुअल के ग्रुप मेंबर्स उसको बोल रहे होते हैं सीनियर आपने बहुत अच्छा काम किया और अगर आप नहीं होते तो हमें कभी भी इतने स्ट्रिक्ट प्रोफेसर से A+ नहीं मिलता। और मिंचुअल बोलता है हाँ तुम लोगों ने भी अच्छा काम किया। और फिर वो लोग बोलते हैं सीनियर क्या आप ठीक है, जब से हम लोग म्यूजियम से आए हैं तब से आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही है और एक बार आपको हॉस्पिटल में चेक करा लेना चाहिए। और तभी मिंचुअल बोलता है मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ज्यादा टेंशन ले ली थी इसलिए मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, मैं घर जाऊंगा थोड़ा रेस्ट करूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। और हम देखते हैं मिंचुअल अपने कॉलेज के बाहर आ गया होता है और बोलता है आज सेमेस्टर एंड होने की पार्टी थी पर मुझे
पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा सर काफी ज्यादा दुख रहा है और मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास सिटीजन असल में डीमन किंग डेमोस की रीइंकार्नेशन हूँ। और मिंचर बोल रहा होता है, जब मैं छोटा था तो मैं बोला करता था कि मैं हीरो बनूंगा और डीमन किंग डेमोस को मारूंगा। और कितनी अजीब बात है, ये बात खुद डीमन किंग बोल रहा था। और ऐसा भी नहीं कि मैं वापस जाकर डीमन किंग बनने वाला हूँ, और ना ही मुझे अपनी बॉडी के अंदर कोई पावर मिली है। तो आगे मुझे ये मेमोरीज क्यों याद आ रही है? और एक और क्वेश्चन, आखिर मैं डीमन किंग होते हुए मर कैसे गया था वहाँ पे? क्योंकि मेरी जिस बॉडी ने हीरो से फाइट करी थी वो एक एल्टर बॉडी थी, तो इसी वजह से मेरी सोल को वापस मेरी रियल बॉडी में आ जाना चाहिए था। और जब मेरी फाइट हीरो से हुई तो वो बिल्कुल ठीक था, तो आखिर हीरो कैसे मर गया? लेकिन अब इन सारी चीजों के बारे में सोचने का कोई भी मतलब नहीं है। मुझे अब ये सोचना है कि मैं अब क्या कर सकता हूँ। और डेमोस में और मिंचर में सबसे बड़ा अंतर है वो है माना का। और क्योंकि डीमंस हायर डायमेंशन बीइंग है, इसलिए उन लोगों के लिए माना को कंट्रोल करना सांस लेने जितना आसान है, और वही ह्यूमन लोअर डायमेंशन बीइंग है, इसलिए हमारे लिए माना यूज करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है और हम बहुत ही कम माना यूज कर सकते हैं। लेकिन मुझे डेमोस का एक मेथड याद है। मुझे अपनी सांस को अंदर लेना है और फोकस करना है और अपने अंदर की माना को खोजना है, और तभी मिंचर को नोटिफिकेशन आती है कि आपकी बॉडी के अंदर माना को डिटेक्ट कर लिया गया है और आप एक प्लेयर बनने के काबिल है। और अब अवेकर मिंचुअल को प्लेयर का टाइटल मिलता है। और मिंचुअल बोलता है, क्या अवेकिंग इतनी आसान थी? और हम देखते हैं मिंचुअल को स्टेट विंडो मिल गई होती है और उसे बताया जाता है कि ये एक यूनिक स्किल है जो कि हर किसी को नहीं मिलती। आप इसके अंदर अपने लेवल को चेक कर सकते हैं। और जब मिंचुअल अपने लेवल को चेक करता है तो वो लेवल 1 पे होता है और उसके पास सिर्फ एक स्किल होती है और वो होती है आइज ऑफ ट्रुथ, जो कि एस रैंक की स्किल होती है। और इसकी स्किल की पावर होती है ये किसी को भी सिर्फ देख के उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। और उसका जो टाइटल होता है वो होता है प्लेयर। और जब वो उस टाइटल के बारे में पढ़ता है तो उसे पता चलता है ये एक बहुत ही यूनिक टाइटल है, क्योंकि आप पास्ट लाइफ में एक हायर बीइंग थे, इसलिए आपके पास इस वर्ल्ड के रूल्स को चेंज करने की पावर है और आप सिर्फ मॉन्स्टर को हंट करके पॉइंट्स कमा सकते हैं और काफी ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं। और मिंचर सोच रहा होता है ये तो किसी हंटिंग गेम की तरह है जो हायर डायमेंशन और लोअर डायमेंशन के बीइंग के बीच में अंतर करता है। वो होता है एक्यूमुलेटेड वर्क, जैसे कि डिमोनिक वर्ल्ड और सेलेस्टियल वर्ल्ड के लोगों के पास में एक्यूमुलेटेड वर्क काफी ज्यादा है, इसी वजह से वो लोग हायर बीइंग है। और एक्यूमुलेटेड वर्क की वजह से वो अपनी बॉडी में बहुत सारी हाई लेवल के पावर को संभाल सकते हैं। और वही जो लोअर डायमेंशन के लोग होते हैं उनकी ये लिमिट बहुत ज्यादा कम होती है। और क्योंकि एक हायर डायमेंशन का स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग मेरी बॉडी में एंटर हुआ है, इसी वजह से मेरे लिए रूल्स चेंज कर दिए गए हैं। और शायद इसी वजह से डीमन किंग डेमोस ने मेरी बॉडी को चुना था अर्थ पे आने के लिए। तो इसका मतलब तो ये है कि मैं अब अपनी लिमिट से पार पावरफुल बन सकता हूँ। और अब क्योंकि मैं एक ह्यूमन हूँ तो मैं ह्यूमैनिटी के साथ में कुछ भी बुरा नहीं करूंगा। और अब एलसीएम और पेंडेमोनियम के लोगों ने भी एक एग्रीमेंट कर लिया है और उनके बीच भी वॉर खत्म हो चुकी है। लेकिन अगर ये बात बाहर आ जाती है कि डीमन किंग रीइंकार्नेटेड हो गया है तो इस बात से सभी लोग काफी ज्यादा डर जाएंगे। तो इसी वजह से अब मैं जियोन मिंचुअल की तरह ही जीऊंगा और अपनी पास्ट की मेमोरीज को यूज करते हुए काफी ज्यादा पावरफुल बनूंगा। और पावर का यूज करके मैं ह्यूमंस की हेल्प करूंगा ताकि मैंने जितना भी इनका नुकसान किया था पास्ट लाइफ में उसको रिपे कर सकूं। और मेरी पास्ट लाइफ में सिर्फ एक ही गोल था, वो था स्ट्रॉन्ग बनना, और इस लाइफ में मैं वही करने वाला हूँ। लेकिन इस बार मैं ह्यूमंस के लिए भी अच्छा बन के रहूंगा। और मैं तो काफी ज्यादा स्मार्ट हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे अपने माना के बारे में कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ लेवल 1 का ही माना है। मुझे इसके बारे में कुछ करना होगा। और वैसे भी डेमोस के मेमोरीज में तो बहुत ज्यादा तरीके हैं मानास को इंक्रीज करने के लिए। और हम देखते हैं मिंचुअल एक पहाड़ पे आया हुआ होता है और उसने एक फॉर्मेशन ड्रॉ करी हुई होती है और बोलता है इसको ड्रॉ करने में काफी ज्यादा टाइम लग गया। और तभी उससे नोटिफिकेशन आता है कि ये एक एस रैंक की फॉर्मेशन है जो कि माना की कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए किया गया है। और ये टेक्निक बैटल डीमन किंग्स की है जो कि सदियों से चलती हुई आ रही है। और इस टेक्निक में आप अपने आसपास के सारे माना को कलेक्ट करते हो। और तभी हम देखते हैं मिंचुअल फॉर्मेशन के अंदर एंटर कर जाता है और मिंचुअल को बताया जाता है कि माना कंसंट्रेशन को ऑन किया जा रहा है और आपका माना 450% से बढ़ चुका है और आपका फॉर्मेशन और 5 मिनट तक काम करेगा। और हम देखते हैं मिंचुअल वहीं पे मेडिटेशन करने के लिए बैठ गया होता है और मिंचुअल बोलता है मैं अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे मानस को फील कर पा रहा हूँ। और वो बोलता है अभी मेरी बॉडी बेस्ट कंडीशन में है ब्रीदिंग टेक्निक सीखने के, और माना को इनहेल करके अपनी बॉडी में इकट्ठा करके प्योरीफाई करने से आपकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा माना बढ़ जाता है। और ये एक बेसिक ब्रीदिंग टेक्निक होती है, लेकिन जो चीज मैं सीखने वाला हूँ वो कोई बेसिक टेक्निक नहीं है। वो चीज मेरी बॉडी के अंदर एक छोटा यूनिवर्स बना देगी। और ये चीज मैंने डिमोनिक सेक्ट से सीखी थी। जब मैं डेमोस था तब मैं एक डायमेंशन में गया था और उस डायमेंशन का नाम था मुरीम वर्ल्ड। और वहाँ पे हमारी हेवनली डीमन मिस्टिक आर्ट से भी पावरफुल टेक्निक्स थी और वो टेक्निक थी एंशिएंट सेलेस्टियल आर्ट। और मैं वहाँ पे बहुत सालों तक रुका और मैंने वहाँ पे बहुत सारे आर्ट सीखे और वहाँ पे मैंने अपने मार्शल आर्ट्स को भी काफी ज्यादा बेहतर किया। और उस मार्शल आर्ट की वजह से मैं डिमोनिक रेस में सबसे ऊपर जा पाया। और इस वजह से जो चीज मैं सीख रहा हूँ वो है कलेक्टिंग द फ्लो ऑफ स्टार्स। और हम देखते हैं वो स्टार्स की पावर को ऑब्जर्व कर रहा होता है और वो बोलता है अगर मैंने अपना फोकस लूज कर दिया तो मेरी बॉडी यहीं पे फट जाएगी। और हम देखते हैं उसकी बॉडी में काफी ज्यादा पेन भी हो रहा होता है और वो बोलता है अगर मैं यहाँ पे रुका तो मैं पक्का मारा जाऊंगा, मुझे इसे चले देना चाहिए।
और अभी जो मेरी बॉडी में एनर्जी आ रही है वो बहुत ज्यादा है, उसे कोई नॉर्मल बिंग नहीं संभाल सकता। लेकिन मैं पास्ट लाइफ में डीमन किंग था, इसलिए मैं इतना पेन तो सही सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं जो फॉर्मेशन का टाइम ड्यूरेशन होता है वो खत्म हो गया होता है और उसे नोटिफिकेशन आती है कि आपने एंशिएंट सेलेस्टियल आर्ट को एक्वायर कर लिया है और आप सेलेस्टियल आर्ट के 1 स्टार पे पहुंच चुके हैं। और सेलेस्टियल आर्ट की वजह से आपकी बॉडी में सारी एबिलिटीज को 5 से बढ़ाया जाता है और उसे नोटिफिकेशन आता है जो एंशिएंट सेलेस्टियल आर्ट है वो EX रैंक का आर्ट है और आप इस एनर्जी के साथ वो डार्क नेबुला और लाइट नेबुला दोनों की एनर्जी को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। और फिर मिंचुअल चेक करता है कि उसे और भी कोई टेक्निक मिली है और वो देखता है कि डार्क नेबुला और लाइट नेबुला को कंबाइन कर दिया गया है और इसी वजह से उसे 2 टाइप्स की पावर मिली है। वो मैजिक की पावर को क्यूओस पावर में बदल सकता है और अपने माना को क्यूओस एनर्जी में। और तभी मिंचुअल घर आ गया होता है और तभी वो बोलता है मेरे पास माना की जगह क्यूओस एनर्जी और मैजिक पावर की जगह क्यूओस पावर है और इन दोनों चीजों के बारे में मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना। एक्चुअली ये चीज एंशिएंट सेलेस्टियल आर्ट की वजह से हुई है क्योंकि इसने लाइट और डार्कनेस को मिला के एक एनर्जी बनाई है और मेरी पास्ट लाइफ के अंदर मैं सिर्फ डार्क एनर्जी को ऑब्जर्व कर पाया था क्योंकि मैं एक डीमन था, लेकिन मैं अपनी इस लाइफ के अंदर दोनों टाइप की एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। इसका मतलब ये हो सकता है कि मैं इस पूरे डायमेंशन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनूं। और फिर नेक्स्ट डे हमें हंटर रजिस्ट्रेशन सेंटर का सीन दिखाया जाता है और मिंचुअल अपनी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आया होता है और वहाँ पे जो लोग हंटर बन गए होते हैं वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और जो लोग हंटर नहीं बने होते वो बोल रहे होते हैं कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता। और इन सारे लोगों के बीच में मेरा भी रिजल्ट आता है और मेरा रिजल्ट सच में बहुत ज्यादा घटिया होता है और मेरे स्टेट्स को देख के मुझे लग रहा था कि मुझे F रैंक मिलेगी। लेकिन तभी वहाँ पर जो काउंटर पे लड़की होती है वो बोलती है लोवेस्ट रैंक E रैंक होता है और मिंचुअल अपने मन में बोल रहा होता है एसोसिएशन मेरे क्यूओस पावर को डिटेक्ट ही नहीं कर पाई। और फिर मिंचुअल उस लड़की से बोलता है मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था और वो बोलता है मेरे स्टेट्स का जो ये ब्रैकेट में लिखे हुए वो क्या है और वो बोलती है ये तुम्हारा पोटेंशियल पावर है। जैसा कि तुम्हें पता है मेटा ह्यूमंस डीमंस को हरा के ग्रो करते हैं और उनकी जो पोटेंशियल पावर होती है वो ये बताती है कि वो कहाँ तक ग्रो कर सकते हैं। और मिंचुअल अपने मन में सोच रहा होता है लगता है हर एक हंटर की अपनी एक लिमिट होती है, लेकिन ये सब मेरे पे लागू नहीं होता। और तभी वो लड़की बोलती है तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग अपने पोटेंशियल से भी आगे जाते हैं और एक हंटर बनने के लिए जरूरी नहीं है कि तुम हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन करो, तुम अपने पावर को और भी कामों में यूज कर सकते हो, इसलिए डिसअपॉइंट मत हो। और मिंचुअल सोच रहा होता है आखिर मुझे मोटिवेट क्यों कर रही है। इसको लग रहा है कि मैं अपने स्टेट्स की वजह से काफी ज्यादा दुखी हो चुका हूँ। और जैसे ही मिंचुअल बाहर आता है वो देखता है बहुत सारे गिल्ड्स नए बंदों को रिक्रूट कर रही होती है और जैसे ही मिंचुअल एक गिल्ड की तरफ देखता है वो बोलते हैं हमारे पास बंदे हो चुके हैं, हमें और बंदे नहीं चाहिए। और मिंचुअल सोच रहा होता है कि लगता है मैं E रैंक का हंटर हूँ, ये न्यूज सारी जगह फैल चुकी है और मैं एक ऐसा टैलेंटेड इंसान हूँ जिसे कोई भी गिल्ड लेना नहीं चाहती। तभी मिंचुअल को हंटर एसोसिएशन की तरफ से एक मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है कि आप एक हंटर के तौर पे अवेकन तो कर चुके हैं, लेकिन अगर आपको हंटर लाइसेंस चाहिए तो आपको अगले मंडे को हमारे एसोसिएशन आना पड़ेगा और वहाँ पे आपका एक छोटा सा लाइसेंस एग्जाम लिया जाएगा। और मिंचुअल बोलता है अभी अगले मंडे में पूरे 10 दिन है और तब तक के लिए मुझे थोड़ी ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए। और तभी मिंचुअल बता रहा होता है हंटर लाइसेंस के एग्जाम में एक हंटर को मॉन्स्टर के बीच में छोड़ दिया जाता है और देखा जाता है कि उसके सर्वाइव करने की और उसकी कॉम्पेटेबिलिटी कैसी है और जिस लेवल पे मैं अभी हूँ मैं आराम से एलिमिनेट हो जाऊंगा और अगर मुझे पास होना तो मुझे फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और हम देखते हैं मिंचुअल रनिंग कर रहा होता है और उसे नोटिफिकेशन आती है कि आपकी एंशिएंट सेलेस्टियल आर्ट इंप्रूव हो रही है और मुझे जल्दी एंशिएंट सेलेस्टियल आर्ट की ब्रीदिंग एबिलिटी को सीखना पड़ेगा अपनी फिजिकल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए। और ये तो काफी अच्छी बात है कि मेरे पास पास्ट लाइफ की मेमोरीज है तो कम से कम मैं पास तो हो ही जाऊंगा। और फिर मिंचुअल ऐसे ही करके ट्रेनिंग करने लगता है और वो बोल रहा होता है मुझे कैसे भी करके अपनी लिमिट को पुश करना होगा और वो रात को बैठ के स्टार्स की एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा होता है। और हम देखते हैं ऐसे ट्रेनिंग करते करते पूरा 1 हफ्ता बीत जाता है और मिंचुअल के स्टेट्स काफी ज्यादा बढ़ गए होते हैं और मिंचुअल बोलता है मेरे नंबर काफी शानदार है, मेरी मेहनत रंग लाई। और जब वो सेलेस्टियल आर्ट के स्टेट्स को चेक करता है और उसमें लिखा होता है क्यूओस एनर्जी की वजह से आपका सेलेस्टियल आर्ट काफी ज्यादा इंप्रूव हो रहा है। और मिंचुअल अपने मन में सोच रहा होता है क्यूओस एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो लाइट और डार्कनेस के टकराने में बनती है और मुझे याद है कि लास्ट लाइफ में मैं सिर्फ डीमन होने की वजह से सिर्फ डार्क एनर्जी को यूज कर पाता था और मुझे 1 स्टार से 2 स्टार पहुंचने में पूरे 1 साल लग गए थे, लेकिन ये सब मैंने सिर्फ 1 हफ्ते में अचीव कर लिया और मेरी फिजिकल कंडीशन भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। और मुझे एक नई स्किल भी मिली जिसका नाम है 7 स्टार पंच और वहीं पे अपने 7 स्टार पंच को ट्रेन करने लगता है और वो बताता है 7 स्टार पंच में हम अपने पंच से रेगुलरली अटैक कर सकते हैं और क्योंकि मैं अभी नया हूँ तो मेरे लिए सबसे बेहतरीन मार्शल आर्ट है। और उसे नोटिफिकेशन आती है कि आपने 7 स्टार पंच को सीख लिया और ये एक C रैंक की स्किल है। और वो बोलता है जो मेरी एंशिएंट सेलेस्टियल आर्ट है वो एक EX रैंक की आर्ट है और वही 7 स्टार पंच एक C रैंक की। इसे ये प्रूव होता है कि एक बेसिक मार्शल आर्ट है और अगर मुझे अपने मार्शल आर्ट्स को पावरफुल करना है तो पहले मुझे बेसिक तो सीखने ही पड़ेंगे। और ये बोल के वो क्लाउड स्टेप्स को प्रैक्टिस करने लगता है और वो बोलता है मैं एक जगह से दूसरी जगह पे काफी आसानी से पहुंच पा रहा हूँ और मुझे अपना पोस्टर चेंज नहीं करना पड़ रहा। और हमें बताया जाता है कि क्लाउड स्टेप एक B रैंक का आर्ट है और मिंचुअल बोलता है मुझे आर्ट सीखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है और अब मैं इसी टेक्निक को सीखूंगा। और क्लाउड स्टेप की 1 स्टार पे पावर इतनी ज्यादा है जितना किसी मार्शल आर्ट के 4 स्टार पे होती है और ये स्पीड ही नहीं स्टेबिलिटी भी दे रहा है। और ये बात मैं बोल सकता हूँ कि क्यूओस एनर्जी डार्क मैजिक पावर से काफी ज्यादा पावरफुल है। और वो एक पेड़ को देखते हुए बोल रहा होता है चलो मुझे अपनी पावर को टेस्ट करना चाहिए और ये बोल के वो एक पंच पेड़ पे मार देता है और हम देखते हैं उसके हाथ से खून भी आने लगता है
और मिंचो बोलता है मैंने इसे तोड़ा नहीं, मैंने इसे उड़ा दिया। और अगर ये मेरे मार्शल आर्ट की बेसिक है तो पीक पे तो मैं बहुत कुछ कर पाऊंगा, लेकिन इससे पहले मुझे अपने हाथ को ठीक कर लेना चाहिए, वरना मेरा काफी ज्यादा खून निकल जाएगा। और फिर मिंचो हमको इंटरस्टेलर यूनियन के बारे में बताता है और वो बोलता है ये एक मल्टी डायमेंशनल यूनियन है और ये पूरी दुनिया के 3 सबसे बड़े ग्रुप में से एक है और इसके साथ में बहुत सारे मर्चेंट्स और मिलिट्री काम करती है और इनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि इनका प्रोडक्ट हर एक स्पीसीज यूज करती है, चाहे वो डीमंस हो या सेलेस्टियल्स। और ये यूनिवर्स में न्यूट्रल मर्चेंट के नाम पे काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। और मिंचो वहाँ पे आके बोलता है मुझे आपके ब्रांच में से मिलना है। और वहाँ पे जो लड़की होती है वो बोलते है कि आप अपनी बात वापस बोल सकते हैं। और मिंचो बोलता है कोडार ये जाके अपने मैनेजर को बता दो। इतने पे तो मैनेजर भागता हुआ आएगा और लड़की बोलती है हाँ मैं जाके बताती हूँ। और हम देखते हुए मैनेजर भागते हुए आ रहा होता है और वहाँ के लोग उनको भागते हुए देख के बोल रहे होते हैं ब्रांच मैनेजर मार्थन जल्दी किसी को अपनी शक्ल भी नहीं दिखाते और लगता है कोई बहुत बड़ा कस्टमर आया है, इसी वजह से दौड़ते हुए आ रहे हैं। और ब्रांच मैनेजर को भागते हुए देख के वो लड़की भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है। और मैनेजर बोलता है कि आप हमारे कोडार कस्टमर हैं और हमें माफ कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी वीआईपी कस्टमर नहीं आता, इसलिए हमें लगा नहीं था कि कोई वीआईपी कस्टमर आ जाएगा यहाँ पे। और मैंने सुना है कि आपको डायमेंशनल वॉर हाउस को देखना है, चलिए मैं आपको खुद लेके चलता हूँ। और मैनेजर अपने आइज और ट्रूथ को यूज करके मैनेजर के स्टेज को चेक करने लगता है और उससे बताया जाता है कि ये एक ड्वार्फ है जो कि 311 ईयर्स का है और इसकी एबिलिटी है मनी सेंस और इसका पैसे को लेकर लग भी काफी ज्यादा अच्छा है। और मंचो सोच रहा होता है ये बाहर से दिखने में एक बूढ़ा आदमी लग रहा है, लेकिन अगर एक ड्वार्फ के तौर पे देखा जाए तो ये एक टीनेजर है और ये बहुत ही कम एज में ब्रांच मैनेजर बन चुका है, पक्का से काफी ज्यादा स्किल्ड होगा। और हम देखते हैं वो डायमेंशन वॉर हाउस में आगे होते हैं और डायमेंशन वॉर हाउस में कोई भी सामान रखना काफी ज्यादा महंगा होता है। और मैंने अपनी पास्ट लाइफ में इनकी प्राइसेस के लिए इनको काफी ज्यादा गालियां भी दी है, लेकिन चलो अभी तो ये मेरे काफी ज्यादा काम आ रहा है। और फिर वॉर हाउस बोलता है वीआईपी अपना पासवर्ड बताए और मिंचल अपने मन में सोच रहा होता है इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ 24 वीआईपीज ही है, इसी वजह से उनकी आइडेंटिटी को काफी ज्यादा सीक्रेट रखा जाता है और इसी वजह से मैनेजर को भी नहीं पता कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। और तभी मिंचोल ने उस गेट को खोल दिया होता है और वॉर हाउस बोलता है वीआईपी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और आपने अपने डायमेंशन वॉर हाउस में एक चीज रख रखी है। और मिंचोल सोच रहा होता है अगर मुझे पता होता कि मैं रीइंकार्नेटेड होने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे ज्यादा चीजें रखता, और चलो कम से कम मुझे एक चीज तो मिली मेरी पास्ट लाइफ से। और वो बोल रहा होता है कि अभी जो चीज मेरे हाथ में है वो कोई भी देख के बोलेगा कि ये कोई रोड पे पड़ा हुआ पत्थर है। और फिर मिंचोल बोलता है अवेक और हम देखते हैं वो पत्थर एक डार्क स्टार में बदल जाता है। और तभी मिंचोल को नोटिफिकेशन आता है कि डार्क स्टार ने अपने मालिक को रिकॉग्नाइज कर लिया है और इसके पुराने मालिक का जितना भी कारमा था वो अब इसके नए मालिक को ट्रांसफर हो रहा है। और ये वेपन एक मरते हुए डार्क स्टार से बनाया गया है और ये अपना शेप किसी भी चीज में चेंज कर सकता है और इस वेपन को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और फिलहाल इसकी पावर सील्ड है। और मिंचोल बोल रहा होता है मुझे पता ही था कि इसकी पावर सील्ड होगी क्योंकि इसकी जो पावर है वो अपने यूजर के कारमा के ऊपर बेस्ड होती है और मैं जब लास्ट लाइफ में डिमन लॉर्ड था तो मैं इसको यूज कर पाता था और एक ह्यूमन बॉडी काफी ज्यादा वीक है इसको संभालने के लिए, लेकिन मैं इसकी सबसे बेसिक पावर को तो यूज कर ही सकता हूँ, वो है ट्रांसफॉर्म करने की। और अब मेरे पास जब डार्क स्टार आ चुका है तो मेरे लिए हंटर एग्जाम कुछ भी नहीं है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है और मार्थन बोल रहा होता है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये एक वीआईपी है, लेकिन इसके पास वीआईपी कोड था तो हम इस पे शक भी नहीं कर सकते थे। और वो अपने असिस्टेंट से पूछता है तुम्हारा क्या सोचना है, क्या एक ह्यूमन वीआईपी हो सकता है और कहीं ऐसा तो नहीं है कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग अपनी आइडेंटिटी को अर्थ पे छुपा के रह रहा है, क्योंकि मैंने उस बंदे में से काफी ज्यादा पावर को सेंस किया है। और तभी उसकी असिस्टेंट बोलती है आप उस पर काफी ज्यादा शक कर रहे हैं, उसके पास पैसा है तो हमारे लिए कस्टमर है और हमें अब इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए, सीबी से ऑब्जर्व करना चाहिए और मैं इस बात का पूरी तरीके से ख्याल रखूंगी किसी और ब्रांच में ना जाए। और मार्थन सोच रहा होता है अगर मुझे हायर पोजीशन चाहिए तो मुझे इस कस्टमर को अपनी साइड में लेना होगा। और फिर हमें हंटर एग्जामिनेशन का दिन दिखाया जाता है और हम देखते हैं वहाँ पे टेस्ट देने के लिए बहुत सारे हंटर्स आए हुए होते हैं और अपने मिंचोल का नंबर होता है 511। और जैसे ही मिंचोल आगे बढ़ता है वो देखता है कि उसकी तरफ काफी सारे रिपोर्टर दौड़ते हुए आ रहे होते हैं और मिंचोल काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो रिपोर्टर सिन यूमी और यू शियोंग के पास चले जाते हैं। और मिंचोल सोच रहा होता है कि क्या वो सेलिब्रिटीज है, और वहाँ खड़े कुछ लोग बोल रहे होते हैं ये वानामीर के ब्रांड एम्बेसडर की बेटी है और मैंने सुना है कि ये एक हाफ एल्फ और हाफ ह्यूमन है। काफी लोग तो ये भी बोल रहे होते हैं कि स्पीड मैजिक को यूज कर सकती है। और क्या तुमने यू शियोंग के बारे में सुना है, जैसे उसने एप्टीट्यूड टेस्ट दिया वारांग गिल्ड ने उसको रिक्रूट कर लिया और वो तो पूरे कंट्री की नंबर 1 गिल्ड है और इन्हीं दोनों में से किसी एक को नंबर 1 प्लेस मिलने वाली है। और तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि 10 मिनट के अंदर लाइसेंस टेस्ट स्टार्ट होने वाला है और आप सबको एक हंटर वॉच दी जाएगी ताकि आप सबकी अटेंडेंस लगाई जा सके। और हम देखते हैं वो सभी लोग एक आर्टिफिशियल गेट के अंदर आ गए होते हैं और फिर वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है आपको यहाँ पे सर्वाइव करना है और 100 पॉइंट्स अचीव करने हैं और बाकी के डिटेल्स आपके वॉच के ऊपर है। और मिंचो जब अपनी वॉच को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जब वो एक नॉर्मल मॉन्स्टर को मारेगा तो उसे 1 पॉइंट मिलेगा और अगर वो किसी ऐसे मॉन्स्टर को मारेगा जिसका कोई नाम है तो उसे 10 पॉइंट्स मिलेंगे और अगर वो बॉस मॉन्स्टर को मारता है तो उसे 100 अचीवमेंट पॉइंट्स मिलेंगे और लास्ट तक सर्वाइव करने के 50 पॉइंट मिलेंगे। और हमने आप सभी एप्लीकेंट्स के चारों तरफ एक सील एनर्जी को चालू कर दिया है और अगर आपके ऊपर अटैक होता है और आपकी सील एनर्जी 0 हो जाती है
तो आप वहीं पे हार जाएंगे। और बताया जाता है कि इस टेस्ट को पार करने के 3 तरीके हैं। या फिर तो आप 50 नॉर्मल मॉन्स्टर को मार सकते हैं और आखिर तक सर्वाइव कर सकते हैं और टेस्ट को पास कर सकते हैं, या फिर आप बॉस मॉन्स्टर को मार के पास कर सकते हैं। और आखिरी तरीका ये है कि आप बाकी कैंडिडेट्स को हरा के उनके पॉइंट्स ले सकते हैं। और मिंचर सोच रहा होता है इसका मतलब मेरे चारों तरफ एनिमीज ही है। और मिंचर बोल रहा होता है यहाँ पे पॉइंट्स कमाने के लिए बहुत ही कम मॉन्स्टर को रखा गया है, इसलिए अगर किसी को अपने पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं तो उसे अगले बंदे से फाइट करनी होगी। और यहाँ पे काफी सारे लोग टीम बना के काम कर रहे हैं, पर मैं इन बेवकूफों जैसा नहीं हूँ। मेरा सबसे बड़ा एम है बॉस मॉन्स्टर को ढूंढना। और तभी मिंचर वहाँ पे चलते हुए जा रहा होता है, उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है कोई यहाँ पे फाइट कर रहा है, मुझे चल के देखना चाहिए। और जब वो जाता है तो वो देखता है कि वो एक मॉन्स्टर होता है। और तभी मिंचर बोलता है लगता है फाइट स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है। और उसने डार्क स्टार से एक स्पेयर बना लिया होता है और अपने क्लाउड स्टेप को यूज करते हुए आगे बढ़ता है और उस मॉन्स्टर को एक हिट लगाता है। और तभी वो मॉन्स्टर मिंचर के ऊपर अपने पूंछ से अटैक कर देता है। और मिंचर बोलता है मुझे इसके टेल से बच के रहना होगा और मुझे थोड़ा दूर से अटैक करना चाहिए। और हम देखते हो अपने हाथ के स्पेयर को उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है। और तभी उसे स्किल मिलती है डिमोनिक स्पेयरमैनशिप की, जो कि बी रैंक का मार्शल आर्ट है। और हम देखते हैं सिर्फ एक अटैक के अंदर उसने उस मॉन्स्टर का सर उड़ा दिया होता है। और तभी उसे नोटिफिकेशन आती है आपने एक मॉन्स्टर जिसका नाम स्टॉकर है उसको मार दिया है, इसलिए आपको 10 अचीवमेंट पॉइंट मिलते हैं। और मिंचर अपने मन में सोच रहा होता है ये डेंजन काफी ज्यादा शानदार है। अगर एक नेम मॉन्स्टर इतना ज्यादा पावरफुल है तो बॉस मॉन्स्टर कितना पावरफुल होगा। और तभी उसके साइड से कुछ बंदे आते हैं और वो बोलते हैं इसने उस मॉन्स्टर को मार दिया जिसे हम मारने का सोच रहे थे। और हम देखते हैं वो 3 बंदे होते हैं और वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे शिकार को चुराने की, और जैसे तुम हम लोगों को देख रहे हो हमें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें पता नहीं है हमारे बारे में। हम है द फेमस 3 ब्रदर ब्लैक ट्रिनिटी। और मिंचर अपने मन में सोच रहा होता है लगता है मैंने इन लोगों की फाइटिंग की आवाज सुनी थी और इन लोगों को लगता है कि मैं कमजोर हूँ, इसलिए ये लोग यहाँ पे मेरे को चैलेंज कर रहे हैं। और फिर मिंचर अपने आइज ऑफ ट्रूथ को यूज करके उन तीनों के स्टेज को चेक करने लगता है। और मिंचर बोलता है अगर फिजिकल स्टेट्स को देखा जाए तो ये तीनों मेरे से बेहतर है, लेकिन बाकी स्टेट्स में ये मेरे से काफी ज्यादा बेकार है। और तभी हम देखते हैं मिंचर हंस रहा होता है और वो बोलता है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग कौन हो, तुम लोग ये फालतू बातें करना बंद करो और आओ मुझसे फाइट करो। और इससे वो तीनों भाई काफी ज्यादा चिढ़ जाते हैं और बोलते हैं आज हम तुम्हें काफी अच्छा सबक सिखाएंगे। लेकिन तभी मिंचर उन लोगों की तरफ आगे बढ़ जाता है और उसने अपने ब्लैक स्टार को एक डेगर में बदल दिया होता है और उस डेगर का यूज करते हुए उन तीनों के अटैक से बच जाता है और उनमें से एक के ऊपर काफी सारा अटैक भी करता है। और तभी उसे नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है कि आपको फ्लावर डेगर टेक्निक मिली है, जो कि एक सी रैंक की टेक्निक है। और वो अपने टेक्निक का यूज करके उन तीनों की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी होती है। और तभी उन तीनों में से एक भाई मिंचर के ऊपर फायरबॉल का अटैक करता है और तभी मिंचर अपने डार्क स्टार को स्वॉर्ड में बदल देता है और उसे बताया जाता है कि आपके पास 5 टाइगर स्लेशिंग टेक्निक आ गई है, जो कि एक ए रैंक की मार्शल आर्ट है। और मिंचर ने अपने एक स्लैश से पूरे फायरबॉल को गायब कर दिया होता है। और तभी मिंचर कूदते हुए उन तीनों में से एक के पास जाता है और बोलता है यहीं पे तुम्हारा अंत होगा, और ये बोल के उस पर स्लैश लगा देता है। और उसे नोटिफिकेशन आती है आपने 450 किम यूनचिन को हरा दिया है और आपको पूरे 25 पॉइंट मिलते हैं। और मिंचर बोलता है इसके पास तो काफी सारे पॉइंट्स थे। और तभी वो दोनों भाई बोलने लगते हैं हमारे बड़े भाई तो हार गए, अब हम क्या करें। और तभी दूसरा भाई बोलता है इसके पास जो वेपन है उसमें ऑरा को म्यूट कर पा रहा है। और फिर मिंचर बोलता है जो फाइट हमने शुरू करी थी उसे खत्म कर देना चाहिए। और मिंचर सोच रहा होता है आखिर मुझे इनसे कितने पॉइंट्स मिलने वाले हैं। और तभी जो लोग लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे होते हैं उनको बताया जाता है 450 नंबर किम मिंचुन हार गए हैं। और बंदे बात कर रहे होते हैं वो तो ब्लैक ट्रिनिटी में से एक था ना, उनका ध्यान तो खुद कंट्री के नंबर 2 गिल्ड रख रही है। और तभी एक औरत बोलती है ट्रिनिटी को हराने वाला यूस योंग ही हो सकता है। और हमारे गिल्ड मास्टर जो कि कंट्री के नंबर 2 रैंकर है उन्होंने यूस योंग को खुद ट्रेन किया है, तो आखिर गिमसेंग गिल्ड के वो तीनों बंदे यूसेंग के सामने कैसे टिक सकते थे। और तभी बताया जाता है पार्टिसिपेंट नंबर 451 किम युंगसो भी हार गया। और फिर औरत बोलती है लगता है हमारा गिल्ड जीत गया। तभी मिंचर की फाइट को स्क्रीन पे दिखाया जाता है जो कि उन तीनों भाइयों में से लास्ट 452 किम युंजी से फाइट कर रहा होता है। और फिर औरत बोलती है पूरे ब्लैक ट्रिनिटी को सिर्फ एक बंदे ने हरा दिया और ये काम सिर्फ हमारे वरांग गिल्ड के प्राइड यूस योंग कर सकता है। लेकिन तभी वो स्क्रीन पे देखती है और बोलती है आखिर ये बंदा कौन है। और तभी हमें दिखाया जाता है एक एक करके मिंचोल ने पूरे 20 बंदे को हरा दिया होता है। और मिंचो बोलता है मैं यहाँ पे कब से रैंक 1 को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स है, और उसको हराने के बाद मुझे बॉस की तरफ भी जाना है, लेकिन लगता है मैं उससे फाइट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा है और मेरे लिए बॉस को हराना काफी ज्यादा जरूरी है। और फिर मिंचल काफी ज्यादा पतले रास्ते चलते हुए जा रहा होता है और बोलता है ये रास्ता इतना पतला है कि सिर्फ 2 बंदे ही जा सकते हैं। और जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है बॉस मॉन्स्टर एक गोलम होता है और मिंचल बोल रहा होता है लगता है जो हमारे एग्जामिनर्स है वो नहीं चाहते कि हम इसको हराए और मुझे जल्दी जल्दी अटैक करके इसको मारना होगा क्योंकि ये बहुत जल्दी अपने आप को हील कर लेता है और मुझे इसको छोटे छोटे डैमेज देते रहने होंगे। ये बोल के वो आगे बढ़ जाता है गोलम पे अटैक करने के लिए, लेकिन उसके पहले अटैक का कोई फर्क नहीं पड़ता उस गोलम के ऊपर। और तभी गोलम उसको एक पंच मारता है और मिंचर उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और मिंचर बोल रहा होता है मैं तो इसको आराम से हरा सकता हूँ और क्योंकि मैं टाइगर स्प्लिटिंग ब्लेड टेक्निक को पहले यूज कर चुका हूँ इसलिए मैं उसको फिर से यूज नहीं कर सकता। और हम देखते हैं उसने अपने डार्क स्टार को एक एक्स में बदल लिया होता है और फिर वो उस गोलम के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है। और तभी उसे नोटिफिकेशन आती है कि आपने सेटिंग एक्स टेक्निक को सीख लिया है और इस मार्शल आर्ट की रैंक है B+। और हम देखते हैं मिंचल के अटैक की वजह से उस गोलम में क्रैक पड़ गए होते हैं और मिंचल बोलता है मेरा तरीका काम कर रहा है और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो क्रैक है उसका साइज छोटा है या बड़ा,
और अगर मैं इसको लगातार हिट करता रहा तो ये अपने आप को 10 बार हिट कर सकता है, 100 टाइम्स तो नहीं। और ऐसे करके मैं इसको हरा दूंगा। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की आती है और हम देखते हैं वो होती है शिन्यूमी। और शिन्यूमी बोलती है यहाँ पे कोई मुझसे ही पहले पहुंच गया। और मिंजुल अपने मन में सोच रहा होता है मैं इस मॉन्स्टर को मारने ही वाला था, आखिर लड़की यहाँ पे क्यों आ गई। और मैंने सुना है शिन्यूमी एक स्पिरिट मैजिक यूजर है और अगर मुझे शिन्यूमी और इस गोलम से फाइट करना पड़े तो मैं हार जाऊंगा। और अगर मैं शिन्यूमी से फाइट करने लगता हूँ तो गोलम पीछे से हील हो जाएगा और मेरे इतने एफर्ट्स का कोई मतलब नहीं बचेगा। और तभी शिन्यूमी बोलती है क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए इस मॉन्स्टर को हराने में। और तभी मिंजुल बोलता है किस बारे में बात कर रही है, इस मॉन्स्टर को हराने के चक्कर में मेरी हेल्थ काफी ज्यादा कम हो चुकी है और अब तो ये मॉन्स्टर भी मरने वाला है, तो आखिर मैं अपना रिवॉर्ड इसे क्यों बांटूं। और शिन्यूमी बोलती है तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारा रिवॉर्ड चुराने के लिए आई हूँ और मुझे नहीं लगता कि तुम इसे अकेले हरा पाओगे, तो तुम्हें मेरी हेल्प ले लेनी चाहिए। और मिंजुल बोल रहा होता है मेरे पास इस सिचुएशन को चेंज करने का सिर्फ एक ही तरीका है। और मिंजुल बोलता है क्या तुम मुझसे बैट लगाओगी। और लड़की बोलती है कैसी बैट। और मिंजुल बोलता है मैं इस मॉन्स्टर को 10 मिनट में हराने वाला हूँ। और लड़की बोलती है पॉसिबल ही नहीं है कि तुम इस मॉन्स्टर को 10 मिनट में हरा दो, और आगे मैं तुमसे बैट क्यों लगाऊं, मुझे क्या मिलेगा। और मिंजुल बोलता है मैं तुम्हें अपने सारे पॉइंट्स दे दूंगा। और मिंजुल अपने मन में सोच रहा होता है मेरे पास इस बॉस मॉन्स्टर को मारने से भी ज्यादा पॉइंट्स है, तो पक्का से मुझे बैट लगाना ज्यादा बेटर समझेगी। और शिन्यूमी बोलती है अगर तुम जीत गए तो तुम्हें क्या मिलेगा। और हम देखते हैं मिंजुल के पीछे गोलम भी रिकवर हो गया होता है। और मिंजुल सोच रहा होता है मैंने बातें करने में टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट कर दिया, इस पूरे टाइम में ये रिकवर हो गया। और मिंजुल बोलता है अगर मैंने इसे 10 मिनट में हरा दिया तो तुम मुझे आज डिनर कराओगी। और शिन्यूमी बोलती है चलो ठीक है। और शिन्यूमी बोलती है जैसे ही मुझे लगेगा कि तुम हारने वाले हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए जरूर आऊंगी। और मिंजुल बोलता है तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और शिन्यूमी बोल रही होती है मैं तो आज से पहले इससे मिली भी नहीं, फिर भी मुझसे काफी ज्यादा कैजुअली बात कर रहा है। और तभी हम देखते हैं टेस्ट का टाइम 0 हो जाता है और टेस्ट एंड हो जाता है। और हम देखते हैं सारे पार्टिसिपेंट्स ट्रेनिंग ग्राउंड से एग्जाम हॉल में आ गए होते हैं और वहाँ पे सबकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। और मिंजुल बोलता है आज का दिन तो काफी ज्यादा थकाने वाला था और मैं वो बैट हारने ही वाला था, लेकिन लास्ट में आते आते मैं जीत गया। और शिन्यूमी सोच रही होती है आखिर बंदा नॉर्मल कैसे दिख सकता है, और मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि मैं वो बैट हार गई। इसने उस गोलम पे काफी शानदार अटैक किए और इसका डिफेंस और अटैक काफी ज्यादा बैलेंस में था। और यहाँ तक कि मुझे भी शक है अगर मैं इसे फाइट करूंगी तो मैं जीत पाऊंगी कि नहीं जीत पाऊंगी। और यहाँ तक कि अगर मैं यू शोंग से फाइट करूंगी तो ऐसा हो सकता है कि हम दोनों के बीच की फाइट टाई हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि मैं उसे जीत भी सकती हूँ। और तभी हम देखते हैं यू शोंग कुछ देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है और वो बोलता है जो नंबर 1 है वो है 511 मिंचियोल, और नंबर 2 है शिन्यूमी, और नंबर 3 मैं यू शियोंग। और वो अपने थर्ड रैंक को देख के काफी ज्यादा चिढ़ गया होता है। और तभी उसको काफी सारे रिपोर्टर्स घेर लेते हैं और उसे बोलते हैं आपको आपकी रैंक के बारे में क्या कहना है। और यू शियोंग बोलता है अभी मैं किसी से भी बात करने के मूड में नहीं हूँ, और ये बोल के वो अपने रूम में चला जाता है। और तभी वहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं और बोलते हैं हमने यू शियोंग को गार्ड कर रखा है, और बोलते हैं आपको जो भी रिपोर्ट चाहिए वो आप फ्यूचर में ले लीजिएगा। और तभी रिपोर्टर्स बोलते हैं देखो वो है नंबर 1 511। और तभी मिंजुल बोलता है मेरे को तो काफी ज्यादा टेंशन मिलने लगा है, जितनी जल्दी मेरे ई रैंक की होने की न्यूज फैली थी उतनी जल्दी मेरे पावरफुल होने की न्यूज भी फैल चुकी है। और जैसे मिंजुल वहाँ का गेट खोलता है वहाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स का इंटरव्यू लेने के लिए रेडी रहते हैं। और मिंजुल बोल रहा होता है ऐसे तो मैं घर जा ही नहीं पाऊंगा। और मिंजुल बोल रहा है यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं उनके गिल्ड में रिक्रूट हो जाऊँ उनके लिए सिर्फ एक ही शर्त है, उन्हें मुझे 500 मिलियन वॉन देने होंगे। और जब भी गिल्ड मुझे 500 मिलियन वॉन दे देती है मैं उससे गिल्ड को ज्वाइन कर लूंगा। और वहाँ पर जितने भी गिल्ड के लोग होते हैं वो बोलते हैं तुम्हारी फाइटिंग तो काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन तुम्हारे स्टेट्स काफी ज्यादा कम है, और शायद अगर यहाँ पे तुम ए रैंक या बी रैंक के हंटर होते तो यहाँ पे बात थोड़ी अलग होती, लेकिन तुम एक ई रैंक के हंटर हो तो तुम हमसे इतना नहीं ले सकते। और मिंचो सोच रहा होता है मैं भी तो यही चाहता हूँ कि मुझे कोई भी गिल्ड ज्वाइन ना करना पड़े। और मिंचो सोच रहा होता है इनमें से कोई भी इतना बेवकूफ नहीं है जो एक नए हंटर के ऊपर 500 मिलियन वॉन का दाव खेलेगा। लेकिन तभी उनमें से कोई एक बोलता है मैं तुम्हारा डाउन पेमेंट करने के लिए रेडी हूँ। और तभी वहाँ पे सारे लोग बोलने लगते हैं क्या एक ऐसी गिल्ड जो इसको 500 मिलियन वॉन देने के लिए रेडी है, और आखिर बेवकूफ बंदा है कौन। और तभी हम देखते हैं वो बंदा होता है ब्रांच मैनेजर मार्थन। और तभी हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, मार्थन और मिंचुल एक रूम में बैठे होते हैं और मिंचुल बोल रहा होता है वैसे तो मेरा कोई भी प्लान नहीं था किसी भी गिल्ड को ज्वाइन करने का। और तभी मार्थन बोलता है मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाया ताकि मैं आपसे सिर्फ हंटिंग करवा सकूं। यहाँ पे जितने भी कस्टमर्स आते हैं उनके बहुत ही अलग अलग तरीके के डिमांड होते हैं, उन डिमांड्स को कंप्लीट करने के लिए हम जो एफिलिएट हंटर्स रखते हैं वो काफी नहीं है, इसलिए मैं आपको इंटरस्टेलर यूनियन का फ्रीलांसर मर्सनरी बनने के लिए कह रहा हूँ। और अगर आप हमारे यूनियन को ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, यहाँ तक कि आपका टैक्स भी काफी ज्यादा कम लगेगा, और हमको पूरी सपोर्ट टीम भी दे देंगे हंटिंग करने के लिए, और हम आपसे मॉन्स्टर्स को हाई प्राइसेस में खरीद लेंगे। और मिंचुल सोच रहा होता है ये कॉन्ट्रैक्ट तो काफी ज्यादा शानदार है। और मिंचुल बोलता है मुझे पता है इंटरस्टेलर यूनियन ऐसे कामों में हिस्सा नहीं लेती। और मिंचुल अपने मन में सोच रहा होता है ये लोग कभी भी काइंडनेस फ्री में नहीं करेंगे, और अगर ये लोग ऐसा कुछ करते हैं तो उस चीज के पीछे कोई बहुत ही बड़ा प्रॉफिट होगा। और तभी मिंचुल बोलता है मुझे लगता है मैंने अपना टाइम खराब किया यहाँ पे और मुझे आप लोगों की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा। और तभी मार्थन बोलता है हमें आपसे रिटर्न में सिर्फ आपका भरोसा चाहिए। और मिंचुल सोच रहा होता है अच्छा इनको मेरा भरोसा चाहिए, इन लोगों को लग रहा है कि मेरे पास बहुत ज्यादा पावर है क्योंकि मैं पूरे यूनिवर्स के कुछ वीआईपी में से एक हूँ।
लेकिन इन बेवकूफों को क्या पता कि मेरे पास जितनी पावर थी मैंने वो दिखा दी है, और जब मुझे फ्री में इतना सारा प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं उसे मना क्यों करूं। और फिर मिंचुल उस एग्रीमेंट को साइन कर देता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। माथन की असिस्टेंट बोल रही होती है, हमने मिंचुल के साथ जो फ्रीलांस मर्सनरी कॉन्ट्रैक्ट किया है क्या वो ठीक है। और माथन बोलता है मैं बिना सोच समझे कोई भी काम नहीं करता। और माथन बोल रहा होता है जो हमारे फ्रीलांस मर्सनरी के लोग होते हैं वो नोबल रैंक के लोग होते हैं और उनकी पावर बहुत ज्यादा होती है, और इसीलिए फ्रीलांस मर्सनरी बनाने के लिए हमें एग्जीक्यूटिव्स का अप्रूवल चाहिए होता है। और हालांकि सिर्फ वीआईपी कोड पे तो अप्रूवल नहीं मिल सकता, लेकिन मैं ट्राई तो कर ही सकता हूँ, और मुझे कैसे भी करके डायरेक्टर से नेगोशिएट करना पड़ेगा। और जब माथन डायरेक्टर से बात करता है तो डायरेक्टर बोलता है अच्छा तो वो एक वीआईपी है और मैं उसे अप्रूव करता हूँ। और माथन वहाँ पर शॉक्ड हो गया होता है और वो बोलते हैं तो बहुत इजीली हो गया। और डायरेक्टर बोल रहे होते हैं उस पर्सन को फुल सपोर्ट दिखाओ और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे कांटेक्ट करो, पर एक बात याद रखना ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और ये बोल के उनकी मीटिंग खत्म हो जाती है। और माथन सोच रहा होता है जब मैंने उनको बताया कि वो एक वीआईपी है तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब उन्होंने मिंचुल को फाइट करते हुए देखा उनका रिएक्शन पूरी तरीके से बदल गया। और हमें डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो मिंचुल की फाइट को देख रहा होता है और बोल रहा होता है इतने कॉन्फिडेंट मूव्स और वो भी बिना किसी गलती के। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उस बंदे को फाइट करते हुए देख रहा हूँ। और वो डिमोन और डेमोस की बात कर रहा होता है। और फिर वो डायरेक्टर बोलता है ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि वो तो मारा जा चुका है। और हम देखते हैं कि उस डायरेक्टर का नाम ड्रैकोनियन होता है। और तभी सीन चेंज होता है और मिंचुल सो रहा होता है। और तभी मिंचुल का दरवाजा नॉक होता है और जो बंदा गेट के बाहर होता है वो बोल रहा होता है जियोन मिंचियोल मैं आपके लिए इंटरस्टेलर यूनियन से आई हूँ। और हम देखते हैं वो असिस्टेंट होती है और असिस्टेंट को देख के मिंचुल सोच रहा होता है ये तो उस माथन की असिस्टेंट है। और वो असिस्टेंट बोलती है मैंने यहाँ पे आने से पहले आपको मैसेज किया था लेकिन आपने वो मैसेज नहीं देखा। और मिंचुल बोलता है मुझे माफ कर देना लेकिन आजकल मेरे फोन पे बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, इसी वजह से मैं किसी का भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा। और हम देखते हैं मिंचुल के फोन पे 306 मिस कॉल्स और 560 मैसेज आए हुए होते हैं। और मिंचुल सोच रहा होता है आखिर इस अर्थ पे ऐसा कौन है जो मुझसे बात करने के लिए मरा जा रहा है। पता ही मिंचुल उस असिस्टेंट को अपने कमरे में बुला लेता है और वो असिस्टेंट बोलती है आप एक वीआईपी है लेकिन आपका घर इतना नॉर्मल। और हम देखते हैं मिंचुल वहाँ पे सारा सामान साफ करने लगता है। और मिंचुल बोलता है आखिर तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कहाँ से मिला। और असिस्टेंट बोलती है आपने जो हमें मेटा ह्यूमन का सर्टिफिकेट दिया था उसके ऊपर आपका एड्रेस लिखा हुआ था तो मैं उसे देखते हुए यहाँ पे आई हूँ। और मिंचुल सोच रहा होता है ये काफी ज्यादा संभल के मुझसे बात कर रही है और ये लड़की सच में काफी ज्यादा होशियार है। और तभी वो लड़की मिंचुल को कुछ सामान देने लगती है और मिंचुल पूछता है आखिर ये क्या है। और वो लड़की बोलती है ये आपका नया फोन और आपका बिजनेस कार्ड है और हमने आपके अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर दिया है। और मिंचुल सोच रहा होता है डिपॉजिट कर दिया, आखिर मैंने इन लोगों से कितना अमाउंट बोला था। और वो देखता है उसके अकाउंट में 4.7 बिलियन वॉन होते हैं। और वो लड़की बोलती है टैक्सेस की वजह से प्रॉपर 5 मिलियन वॉन नहीं आ पाए। और मिंचुल बोल रहा होता है सच में मुझे इतना बड़ा अमाउंट मिल रहा है। और वो लड़की बोलती है मुझे लगा नहीं था कि आप इतने ज्यादा शॉक्ड हो जाएंगे। और वो लड़की बोलती है आखिर आपको एक डंजन में हंटिंग करने के लिए कौन कौन सी टीम की जरूरत पड़ेगी। और तभी मिंचुल बोलता है मुझे सिर्फ एक कॉप्स कलेक्शन टीम चाहिए। और तभी वो लड़की बोलती है कि आपको टैंकर या ऐसा कुछ नहीं चाहिए जो आपकी फाइट में हेल्प कर सके। और मिंचुल बोलता है मॉन्स्टर्स को मारने का काम तो मैं अकेले ही कर लूंगा, बस मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मेरे लिए कॉप्स को उठा सके और आखिर मैं हंटिंग कब स्टार्ट कर सकता हूँ। और वो लड़की बोलती है एक बार जब आपकी कॉप्स कलेक्शन टीम बन जाएगी तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। और मिंचुल बोलता है लगता है इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। और तभी मिंचुल सोच रहा होता है मुझे चेक करना है कि मुझे हंटर के तौर पे क्या क्या प्रिविलेज मिलते हैं और मुझे मॉन्स्टर्स को मार के जल्दी से लेवल अप करना है। और तभी वो लड़की बोलती है ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला क्योंकि आप मुझे भरोसा कर सकते हैं, मैं इस पूरे ब्रांच में सबसे ज्यादा फास्ट काम करती हूँ। और फिर हमें 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। मिंचुल सोच रहा होता है इसने बोला था कि ये बहुत ज्यादा फास्ट काम कर लेती है लेकिन इतना फास्ट। और हम देखते हैं कि वो एक डी रैंक के डंजन के सामने खड़े होते हैं। और तभी वो असिस्टेंट बोलती है मैंने बोला था ना मैं काफी ज्यादा फास्ट हूँ। और मिंचुल बोलता है हाँ तुम्हारे कॉन्फिडेंस के लिए तुम्हारे पास रीजन है। और तभी हम देखते हैं कॉप्स कलेक्शन टीम का कैप्टन आता है और वो बोलता है कि यही वो लड़का है जिसने लाइसेंस एग्जाम में सबको हिला के रख दिया था। और तभी असिस्टेंट बोलती है हेलो कैप्टन। और वो मिंचुल को बोलती है ये है तुम्हारी कॉप्स कलेक्शन टीम। तभी वो कैप्टन बोलते हैं मेरा नाम है जियोंग यून और मैं तुम्हारे सपोर्ट टीम का कैप्टन हूँ और मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। तभी मिंचुल बोलते हैं मेरा नाम है मिंचियोल। और ये बोल के वो दोनों हाथ मिलाते हैं और हम देखते हैं मिंचुल हंटिंग करने के लिए अंदर चला गया होता है। और कैप्टन जियोंग सोच रहे होते हैं मुझे यहाँ पे आने के लिए हेड ने रिक्वेस्ट करी और आखिर ये बंदा है कौन जिसके लिए मुझे इतनी जल्दी आना पड़ा। और कैप्टन बोलते हैं जियोन मिंचियोल, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। और तभी उनके साइड से एक लड़का बोलता है आपको नहीं पता क्या ये लाइसेंस के एग्जाम में फर्स्ट आया था। और तभी कैप्टन बोलते हैं मुझे लगा तुम्हें मुझसे ज्यादा पता है। और वो बंदा बोलता है लाइसेंस एग्जाम कल ही थे तो हो सकता है मुझे आपसे ज्यादा पता हो। लेकिन तभी वो सभी लोग कुछ सोच के काफी ज्यादा डर जाते हैं। और कैप्टन बोलते हैं क्या ये लोग पागल हो गए हैं, इस लड़के को हंटर बने सिर्फ एक ही दिन हुआ है और वो अकेले पूरे एक गेट को हंट करने के लिए चल दिया। लगता है यूनियन के लोग पैसे के लिए अंधे हो चुके हैं और लगता है ये लड़का पहले अंदर जाके जितना मर्जी उतना हंट करेगा और फिर हेल्प के लिए एक दूसरी टीम को बुलाएगा। और मैं अपना काम आराम से करने वाला हूँ, मुझे अपनी लाइफ को डेंजर में नहीं डालना। और हम देखते हैं मिंचुल ने सिर्फ एक ही अटैक में बॉल मॉन्स्टर को मार दिया होता है। और ये देख के कैप्टन काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं इसने एक डी रैंक के बॉल मॉन्स्टर को सिर्फ एक झटके में मार दिया। और मिंचुल उन सभी लोगों से बोल रहा होता है आप लोग अब थोड़े बिजी होने वाले हो तो अब आप लोग अपना काम थोड़ा जल्दी करना। और हम देखते हैं एक एक करके मिंचुल बहुत सारे मॉन्स्टर को हंट कर रहा होता है और उनको हंट करने के साथ साथ ही उसका स्पेस भी बढ़ रहा होता है।
और वो बोलता है मेरे पॉइंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, मेरे को काफी ज्यादा मजा आ रहा है और अब मैं लेवल अप कर चुका हूँ। और वो पीछे मुड़ के बोलता है अब आप लोगों को थोड़ी देर रेस्ट कर लेना चाहिए। और हम देखते हैं कॉप कलेक्शन टीम वालों की हालत खराब हो गई होती है और वो लोग अपने मन में बोल रहे होते हैं तुमने इतने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया है कि हमें रेस्ट करने का टाइम कहाँ से मिलेगा। और वो बैठते हुए बोल रहे होते हैं हम हंटर मिंचुल को हल्के में नहीं ले सकते। और फिर मिंचुल अपने स्टेट्स को चेक करने लगता है और मिंचुल के स्टेट्स काफी ज्यादा बढ़ गए होते हैं। और मिंचुल बोलता है मैं अपने सारे पॉइंट्स को मिला के कियोस पावर को लेवल अप करूंगा क्योंकि मेरे पावर का असली सोर्स वही है। और देखा जाए तो सिर्फ 10 मिनट के अंदर मेरी कियोस एनर्जी 10% से बढ़ गई और मुझे लग रहा है कि मैं वापस से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला हूँ। और हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे विजडम मंकीज होते हैं और मिंचुल आगे बढ़ते हुए एक बार में उन सभी को मार देता है। और मिंचुल को फाइटिंग करते हुए देख कैप्टन बोलते हैं ये तो एक फाइटिंग डीमन है। और आगे कौन बेवकूफ बोल रहा था कि इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। इसके फाइटिंग को देख के लग रहा है कि इसने कम से कम हजारों बैटल्स लड़ रखी है और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतने टैलेंटेड बच्चे का सपोर्ट टीम लीडर हूँ। और ये चीज मेरे लिए बिलीव करना काफी ज्यादा मुश्किल है कि एक नए हंटर की स्किल है और मुझे देखना है कि ये बच्चा आखिर कितना ग्रो कर सकता है। और हम देखते हैं मिंचुल लेवल 2 से लेवल 5 पे पहुंच गया होता है और उसकी क्यूओस पावर 54 से 69 पे पहुंच गई होती है और उसकी क्यूओस एनर्जी 702 से 897 में पहुंच गई होती है। और मिंचुल सोच रहा होता है अब सिर्फ बॉस मॉन्स्टर ही बचा है। और मिंचुल बोलता है टीम लीडर कि मैं हाथों हाथ बॉस मॉन्स्टर को फाइट करने के लिए जा सकता हूँ। और कैप्टन बोलते हैं आप जैसा चाहोगे हम वैसा ही करेंगे। और तभी कैप्टन के पास एक बंदा आके बोलता है मुझे आपकी आवाज में झिझक क्यों लग रही थी। और कैप्टन बोलते हैं ये लड़का भी एक नया हंटर है और नॉर्मली कोई भी हंटर पूरे डंजन को क्लियर करने के बाद में 2 से 3 दिन लेता है बॉस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए। और तभी वो बंदा पूछता है लेकिन ऐसा क्यों। और फिर कैप्टन जियोंग बोलते हैं क्योंकि उनके पास कोई भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती और वो इस टाइम के दौरान इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं। और मिंचुल सोच रहा होता है आखिर मेरे बारे में टेंशन कर ही क्यों रहे हैं और अगर ये लोग मेरी टेंशन कर ही रहे हैं तो मैं अभी बॉस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए जाऊंगा। और हम देखते हैं मिंचुल बॉस मॉन्स्टर के पास पहुंच गया होता है जो कि ईटे मंकी होता है और वो विजडम मंकीज का लीडर भी होता है। और मिंचुल सोच रहा होता है ये विजडम मंकीज का लीडर है इसका मतलब इसके पास मैजिक भी होगी। और कैप्टन बोल रहे होते हैं ईटे मंकी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर होता है और आपको उसे फाइट करते हुए काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तभी मिंचुल बोलता है आप मेरी टेंशन मत लीजिए मैं अभी उसे जाके खत्म करके आता हूँ। और मिंचुल सोच रहा होता है मैं इसको टाइम ही नहीं दूंगा ताकि ये अपनी मैजिक को यूज कर सके। और मिंचुल अपने भाले को उस मंकी पे फेंक दिया होता है और तभी वो मंकी टोटम समन कर देता है और उस टोटम की वजह से मिंचुल का अटैक उस मंकी को नहीं लगता। और तभी सारे विजडम मंकीज आगे बढ़ जाते हैं मिंचुल से फाइट करने के लिए। और मिंचुल सोच रहा होता है इन कमजोरों को पता भी नहीं है कि अपने मौत से फाइट कर रहे हैं। मिंचुल एक झटके में उन सभी को काट देता है और हमें सारे लोगों को मरते हुए देख के वो ईटे मंकी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। वो वहाँ पे काफी ज्यादा पावर रिलीज करने लगता है। और तभी कैप्टन बोलते हैं उस मंकी ने खुद के ऊपर एनहेंसमेंट को यूज किया है। और तभी हम देखते हैं कैप्टन बोल रहे होते हैं ये ईटे मंकी किसी भी ईटे मंकी से ज्यादा पावरफुल है। और हम देखते हैं कैप्टन के बंदे काफी ज्यादा डर गए होते हैं और वो बोलते हैं कैप्टन हमें बचाइए। और कैप्टन जाके उस लड़के की हेल्प कीजिए ताकि वो भी जिंदा बच जाए। और मिंचुल सोच रहा होता है आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं ये मेरी हेल्प करने का सोच रहे हैं। और तभी मिंचुल अपने 5 टाइगर स्प्लिटिंग ब्लेड टेक्निक को यूज करते हुए उस मॉन्स्टर को फाड़ देता है। इस चीज से सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। और हम लोग देखते हैं मिंचुल बाहर आ गया होता है और वो असिस्टेंट अभी भी बाहर खड़ी उसका वेट कर रही होती है। और वो असिस्टेंट बोलती है आपने आज बहुत अच्छा काम किया। और मिंचुल बोलता है क्या तुम आज पूरे टाइम यहाँ पे वेट कर रही थी हमारा। और वो लड़की बोलती है हाँ ये मेरा काम है। और तभी मिंचुल बोलता है मुझे नेक्स्ट डंजन में जल्दी जल्दी जाना है। और तभी मिंचुल पूछता है मैं अगली बार डंजन में कब रेड कर सकता हूँ। और असिस्टेंट बोलती है 3 दिन बाद। और तभी मिंचुल बोलता है तो काफी अच्छी बात है कि हमको 3 दिन बाद जाना है क्योंकि मुझे कल कुछ काम है लेकिन हाँ 3 दिन के बाद से हर रोज मेरी एक रेड होनी चाहिए। और असिस्टेंट बोलती है नॉर्मल लोग 3 से 4 दिन का गैप लेते हैं एक रेड के बीच में। और मिंचुल बोलता है नहीं मुझे चलेगा। और फिर असिस्टेंट बोलती है चलिए ठीक है मैं आपका काम कर दूंगी। और मिंचुल बोलता है क्या तुम मुझे किसी वेपन एक्सपर्ट से मिला सकती हो क्योंकि भले मैं कितना भी स्ट्रॉन्ग हूँ लेकिन मुझे थोड़े बहुत आर्मर पहन लेने चाहिए। और मिंचुल सोच रहा होता है जब मैं डेमोस था तब मेरी बॉडी पे काफी सारे आर्मर्स थे और मुझे छोटे मोटे अटैक्स की टेंशन लेनी नहीं होती थी लेकिन मैं बिना आर्मर्स के डंजन में जाता रहा तो हो सकता है मुझे कोई बड़ी चोट लग जाए। और तभी वो असिस्टेंट बोलती है मुझे हमारे गिल्ड के एक वेपन मास्टर के बारे में पता है और मैं आपसे उनकी एक मीटिंग अरेंज करवाती हूँ। और तभी हम अगले दिन का सीन दिखाया जाता है मिंचुल यूनियन से बाहर निकल रहा होता है और बोल रहा होता है वेपन्स खरीदने के चक्कर में मेरे 400 मिलियन वॉन्स चले गए और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि जिस एक्सपर्ट से वो मिलाना चाहती है वो डॉफ मार्थन होगा। हालांकि उसने जो भी वेपन्स दिखाया वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आए लेकिन मेरा काफी ज्यादा खर्चा हो गया। और फिर मिंचुल बस से अपने घर जा रहा होता है और तभी उनके बस का एक्सीडेंट हो जाता है। और जब हम ब्रिज पे देखते हैं तो ब्रिज पे बहुत सारी कार्स का एक्सीडेंट हो गया होता है। मिंचुल बोलता है आखिर ये क्या हो गया आज यहाँ पे इतने सारे कारों का एक्सीडेंट कैसे हो रहा है। और जब वहाँ पे देखता है तो वहाँ पे एक गेट ओपन हुई होती है और मिंचुल सोच रहा होता है सियोल के बीच में गेट ओपन हो गया। और मिंचुल उस गेट को देख के बोल रहा होता है इस गेट का जो कलर है वो ब्लैक कलर है। कल मैं जिस गेट में गया था वो ब्लू कलर का गेट था। और हम देखते हैं उस गेट में से वुल्फ मॉन्स्टर बाहर निकल रहे होते हैं और वो बाहर निकलते हुए बहुत सारे लोगों को मारने लगते हैं और वहाँ सभी लोग जान बचा के भाग रहे होते हैं। और वही भीड़ में एक बच्ची खड़ी होती है जो अपनी मम्मी को बुला रही होती है और रो रही होती है और उसके सामने एक वुल्फ मॉन्स्टर उसे मारने वाला होता है लेकिन तभी हमें मिंचुल आ जाता है और वो उस वुल्फ मॉन्स्टर को मार देता है और उस लड़की को बचा लेता है। और मिंचुल बोलता है तुम जैसे कमीनों के ऊपर मुझे अपना मार्शल आर्ट यूज करना वेस्ट लगता है बस जल्दी से मर जाओ मेरे स्टेट्स को बढ़ा दो। और तभी मिंचुल को नोटिफिकेशन आती है
कि आपका जो ओपोनेंट है उसके अंदर क्यूओस एनर्जी पाई जा रही है और आप चाहे तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। और मिंचो सोच रहा होता है क्या मैं इस क्यूओस एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। और हम देखते हैं वहाँ पे 2 हंटर और आ गए होते हैं और वो वुल्फ मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं और दोनों डी रैंक के हंटर होते हैं। और तभी उसमें जो लड़की होती है ओमीजिन वो बोलती है भाई मेरा माना खत्म हो गया, मुझे लग रहा है कि हम मरने वाले हैं। और तभी वो लड़का जियोंग मिनसू बोलता है मैं भी अब इनके अटैक्स को और नहीं सह सकता और ये लोग ई रैंक के मॉन्स्टर से काफी ज्यादा पावरफुल है। और तभी साइड से एक वुल्फ मॉन्स्टर उन पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे मिंचो आ जाता है और वो उस मॉन्स्टर को मार देता है और वो नीचे उतर के वहाँ जितने भी वुल्फ मॉन्स्टर होते हैं उन सभी को मार देता है। और ये चीज देखे मिजिन और मिनसू बोलते हैं आखिर ये है कौन। और हम देखते हैं मिंचो ने काफी सारे मॉन्स्टर को मार दिया होता है और उनके पावर्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है। और तभी मिंचो को नोटिफिकेशन आती है आपका सेलेस्टियल मार्शल आर्ट 1.5% से लेवल अप हो रहा है। और मिंचो उन दोनों हंटर्स को बोलता है तुम लोग जाओ सिटीजन्स को बचाओ, यहाँ पे मैं संभालूंगा। और इस बात से वो दोनों हंटर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ चले जाते हैं। और तभी मिंचो आगे बढ़ जाता है वुल्फ मॉन्स्टर को मारने के लिए और बोलता है तुम सब मेरे लेवल को बढ़ाने वाले हो। और फिर सीन चेंज होता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। मिंचो हंटर एसोसिएशन के ऑफिस में बैठा होता है और उसके सामने जो बंदा बैठा होता है उसका नाम होता है जुंग सुंगवी। और वो बोलता है मैंने उन दोनों हंटर से सुना कि वहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर्स थे उन सबको आपने मारा और अगर आप वहाँ पे नहीं होते तो आज सियोल सिटी में बहुत बड़ा डैमेज होता और आपका शुक्रिया जियोन मिनशियोल, आपकी वजह से डैमेज बहुत ही कम हुए और हंटर एसोसिएशन की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। और मिंचल बोलता है मैंने तो अपना काम कर दिया, क्या हंटर एसोसिएशन मुझे रिवॉर्ड देगी। और तभी मिंचल को वो अपना कार्ड देता है और वो बोलता है हम जैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे कि आपने कितने मॉन्स्टर्स को मारा है हम आपको आपका रिवॉर्ड दे देंगे। और मिंचल बोल रहा होता है मैंने उसके माना को सेंस किया, वो कम से कम एक बी रैंक का हंटर तो होना ही चाहिए और मुझे नहीं लग रहा कि मैं इस बंदे से कभी वापस मिलूंगा, इसलिए मैंने अपने आज और ट्रुथ को यूज नहीं किया। लेकिन ये तो मैं सोच रहा था। और फिर हमें 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। मिंचल एक बैटल ग्राउंड में खड़ा रहता है और उसके साथ जुंग सुंग भी खड़ा होता है और मिंचल बोल रहा होता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम वापस ऐसे मिलेंगे। और हम देखते हैं जुंग सुंग भी ए रैंक का हंटर होता है और मिंचल बोल रहा होता है 2 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हमें आप बैटल ग्राउंड में मिल रहे हैं। और फिर हमें 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। मिंचल डेंजन में हंटिंग कर रहा होता है और अब मिंचल का लेवल 11 हो गया होता है और मिंचल बोल रहा होता है उस इंसिडेंट को हुए पूरे 1 वीक हो गए हैं और तब से मैं लगातार हंटिंग कर रहा हूँ, इसी वजह से मेरा लेवल 11 हो चुका है। लेकिन अब मैं जितना लेवल अप कर चुका हूँ इसके ऊपर लेवल अप करना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है और मुझे अब एक हाई रैंक की डेंजन में जाना पड़ेगा। और हम देखते हैं मिंचल के पास में कैप्टन आते हैं और वो बोलते हैं जस्ट आपकी हंट खत्म हुई है और आप फिर से एक्सरसाइज करने लगे। और मिंचल बोलता है फाइट के बाद एक्सरसाइज करना सबसे ज्यादा अच्छा रहता है। और हम देखते हैं जितने भी सपोर्ट टीम के मेंबर्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं काश हमें 1 दिन की छुट्टी मिल जाए। और जैसे ही वो बाहर आता है उसे वो असिस्टेंट मिलती है और वो असिस्टेंट बोलती है आपने आज बहुत जल्दी हंट खत्म कर लिया और हमारे ब्रांच मैनेजर आपसे मिलना चाहते हैं क्योंकि आपने जिन इक्विपमेंट्स का ऑर्डर दिया था वो रेडी हो चुके हैं। और मिंचल बोलता है इसका मतलब मुझे 1 दिन छुट्टी लेनी पड़ेगी। और मिंचल सोच रहा होता है वो 400 मिलियन वॉन के इक्विपमेंट्स है तो मुझे उन्हें पर्सनली चेक करना चाहिए। और हम देखते हैं जितने भी सपोर्टिंग टीम के मेंबर्स होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं फाइनली हमें 1 दिन की छुट्टी मिली। और मिंचल सोच रहा होता है आखिर इनका रिएक्शन ऐसे कैसे आ रहा है। और असिस्टेंट सोच रही होती है सपोर्टिंग टीम को हर हंट के बाद में 2-3 दिन की छुट्टी मिलती है लेकिन मिंचल के साथ में इनको रोज काम करना पड़ रहा है। और कैप्टन अपने मन में सोच रहे होते हैं वो कमीना मार्थन रोज हमसे काम करवाता है। और असिस्टेंट बोलती है इन लोगों ने रेगुलर से 2 से 3 गुना ज्यादा काम किया है और इस बीच में इन लोगों ने इसलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे थे। लेकिन हम देख सकते हैं ये लोग काफी ज्यादा थक भी गए थे और हर इंसान को ब्रेक तो चाहिए ही होता है चाहे उसका काम कुछ भी हो। और मिंचल बोलता है मुझे माफ करना कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ। और मिंचल अपने मन में सोच रहा होता है पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कैप्टन और असिस्टेंट मेरे से ज्यादा खुश नहीं है। और तभी असिस्टेंट बोलती है मैं आपसे कल मिलूंगी और आपको ब्रांच मैनेजर से मिलने के लिए लेके जाऊंगी। और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही मिंचल अपनी कार से उतरता है वहाँ पे काफी ज्यादा रिपोर्टर्स आ जाते हैं और वो पूछ रहे होते हैं आप रेगुलरली गेट में हंटिंग कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है और आपका इंटरस्टेलर यूनियन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कैसा चल रहा है। और तभी हम देखते हैं मिंचल वहाँ से भाग जाता है और मिंचल बोलता है मुझे माफ करना पर असिस्टेंट तुम संभाल लो। और असिस्टेंट काफी ज्यादा चिढ़ गई होती है और हम देखते हैं मिंचल अंदर आ गया होता है और वो बोलता है इन रिपोर्टर्स की वजह से मेरा जीना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। और जैसे ही मिंचल एंटर होता है मार्थन दौड़ते हुए आ रहा होता है। मार्थन बोलता है मैंने आपके लिए सब कुछ प्रिपेयर कर दिया है। और मिंचल बोलता है हाँ मुझे जल्दी से दिखाओ। और मार्थन बोलता है पक्का उन वेपन्स को देख के आपको काफी ज्यादा खुशी होने वाली है। और हम देखते हैं मिंचल के लिए मार्थन ने एक सूट बनाया होता है और मिंचल बोलता है मैंने सोचा नहीं था कि मेरे लिए इतना कुछ बनाएगा। और उस सूट में मिंचल काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। और मार्थन बोलता है ये सूट आपके ऊपर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्या आपको मेरा प्रोडक्ट अच्छा लगा। और मिंचल बोलता है ये एकदम परफेक्ट है, मुझे काफी ज्यादा पसंद है। और मार्थन बोलता है अगर मेरे पास और टाइम और बजट होता तो मैं और बेहतर इक्विपमेंट बनाता। और मिंचल बोलता है आपने जितना किया वो भी मेरे लिए बहुत ज्यादा है क्योंकि वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट में किसी वेपन्स को लेने के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी आपने मेरे लिए काफी अच्छा काम किया। और इस बात से मार्थन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है हमारी वीआईपी ने मेरी तारीफ करी और क्या आपको और भी कुछ चाहिए। और मिंचल बोलता है क्या तुम मेरे लिए एक बी रैंक की गेट अरेंज कर सकते हो। और ये बात सुन के मार्थन हिल गया होता है और मार्थन बोलता है अभी तो ये इम्पॉसिबल है। और मिंचल बोलता है लेकिन ऐसा क्यों।
और माथन बोलता है ऐसा नहीं कि बी रैंक की गेट कुछ ज्यादा ही पावरफुल होती है, बस वहाँ पे कुछ ज्यादा ही कंपटीशन है, बड़ी बड़ी गिल्ड्स इसके लिए पहले ही बीट कर देती है। और अगर आपको एक बी रैंक के गेट में एंटर होना है, अगर आपने 40 से ज्यादा बार एक गेट पे अटैक किया होगा तो आप बी रैंक की गेट में जा सकते हैं, और अगर आप 30 बार किसी गेट पर अटैक करते हैं तो आप सी रैंक की गेट में जा सकते हैं। और मंचल सोच रहा होता है इस रिक्वायरमेंट को तो अचीव करने के लिए मेरे को पूरे 2 महीने लग जाएंगे। और मार्थन बोलता है एक और तरीका है, और मिंचल पूछता है कौन सा तरीका। अगर आप हंटर एसोसिएशन की किसी ए रैंक के हंटर से फाइट करते हैं और आपको उसे परमिशन मिल जाती है तो आप बी रैंक गेट में आराम से एंटर कर सकते हैं। और मुझे सोचता है तो बहुत ही बढ़िया तरीका है। और फिर हमें हंटर एसोसिएशन के बारे में बताया जाता है और माना जाता है कि हंटर एसोसिएशन की पावर यूएसए के बराबर है। और हम देखते हैं मिंचल ऑक्सीजन के साथ आया होता है और हमें पता चलता है ऑक्सीजन का नाम एली है। और मिंचल पूछता है एली, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो क्योंकि मैं कल तुम्हें रिपोर्टर के सामने अकेला छोड़कर चला गया था। और एली बोलती है मुझे तो फर्क नहीं पड़ा, पर क्या आप ठीक है? आप एक ए रैंक के हंटर से फाइट करने वाले हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने जल्दी ग्रो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ए रैंक के हंटर से फाइट करने वाले हैं। और मिंचल बोल रहा होता है इस फाइट में मेरी लाइफ रिस्क में नहीं है क्योंकि ये एक फ्रेंडली फाइट होने वाली है और अब मेरे पास क्यूओस पावर है और इक्विपमेंट्स भी आ चुके हैं, तो मैं किसी भी ए रैंक के हंटर को आराम से संभाल सकता हूँ। और जब मिंचल अंदर जाता है तो उसे वेटिंग रूम के बाहर एक बंदा मिलता है जो कि बोलता है कि आप ये मैच जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये एक ए रैंक का हंटर डिसाइड करेगा। और मिंचल पूछता है अगर मैं अपने अपोनेंट को हरा दूं तो क्या मैं पास हो जाऊंगा? और तभी वो बंदा बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम मुझसे फाइट करने वाले हो, लेकिन तुम मुझसे जीतने के बाद ही पास होते या नहीं होते ये सिर्फ रेफरी बता सकता है। और मिंचल पूछता है तो फिर आखिर इस मैच को ग्रेडिंग कैसे दी जाएगी? और वो बंदा बोलता है मैं तुम्हें नहीं बता सकता, ये कॉन्फिडेंशियल है। और मिंचल अपने मन में बोलता है तो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। और तभी एलिस को बताती है कि ये सिर्फ बेसिक एबिलिटी के बारे में है, अगर तुम्हारी रिएक्शन स्पीड और तुम्हारी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी तो तुम जीत जाओगे और तुम पास भी कर दिए जाओगे। और हम देखते हैं फाइटिंग ग्रुप रेडी हो गया होता है और मिंचल उस रूम को देख के बोलता है ये तो एक गेट की तरह लग रहा है। और हम देखते हैं वहाँ पे जिन सियोंग होता है और वो बोल रहा होता है मैं तुम्हारे काफी टाइम से वेट कर रहा था और आज मैं यहाँ पे एग्जामिनर के तौर पे आया हूँ और ऐसे हम लोग 1 हफ्ते बाद बैटलफील्ड में मिले। और जुन सियोंग बोलता है अब तक तुम जैसा करते आ रहे हो अगर तुम वैसा ही करोगे तो तुम पक्का पास हो जाओगे, तो चलो एग्जाम स्टार्ट करते हैं। और हम देखते हैं उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के अटैक्स को ब्लॉक कर रहे होते हैं। तभी अचानक से जुन सियोंग मिंचल पे बहुत सारे अटैक्स कर देता है और मिंचल उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। और एली उस फाइट को देख के बोल रही होती है मिंचल उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर पा रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है और ऐसे ही आराम से जीत जाएगा। और तभी जुन सियोंग पीछे हट जाता है और वो बोलता है तुम्हारी स्किल काफी ज्यादा अच्छी है और अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुमने एक पूरे गेट को अपने ऊपर कैसे संभाल लिया था और ठीक है मैं तुम्हें पास करता हूँ। और तभी मिंचल बोलता है तुम्हारे पास जितनी भी पावर है उस पूरे पावर के साथ मेरे पर अटैक करो। और ये बोलते हुए काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और जिन सियोंग बोलता है लगता है तुम्हें किसी बात का बुरा लग गया है, लेकिन तुम्हें यहाँ पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। और जिन सियोंग सोच रहा होता है जैसे मैंने इसको बोला कि ये पास हो गया ये काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। और मिंचल बोलता है कि तुम मुझे बोल रहे हो कि मुझे कोई गलतफहमी हुई है, तुम मेरे अटैक्स को काफी आसानी से डॉज कर सकते थे। और मिंचल अपने मन में सोच रहा होता है जुन सियोंग के जो स्टेट्स है वो मेरे से 4 गुना ज्यादा है, इतने बड़े डिफरेंस के साथ में इसके अटैक्स को डॉज कर पाना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता, लेकिन इसने मेरे ऊपर काफी ज्यादा इजी अटैक किए और मुझे हारने से डर नहीं लगता। मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मुझे कोई अपने से कम आके। और ये बोलते हुए काफी ज्यादा पावर रिलीज कर रहा होता है। और मिंचल बोलता है मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ अपनी पूरी पावर के साथ मेरे ऊपर अटैक करो। और जुन सियोंग बोलता है अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो मैं अपनी पूरी पावर को यूज करता हूँ और जो मेरी रियल पावर है वो है 7 स्वॉर्ड्स को एक साथ यूज करना। और मिंचल बोलता है तुम्हें अपनी पूरी पावर को स्टार्टिंग में यूज करना चाहिए था। और मिंचल सोच रहा होता है मेरे लिए भी ए रैंक का हंटर बहुत बड़ा लेवल है और अगर मैं इसको चैलेंज कर पाता हूँ तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये बोल के वो आगे बढ़ जाता है उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन हम देखते हैं जुन सियोंग काफी आसानी से मिंचल के अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है और जुन सियोंग मिंचल के पीछे आके एक स्लैश लगाता है, लेकिन मिंचल उसके अटैक को डॉच कर लेता है। और जैसे ही मिंचल जुन सियोंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है जुन सियोंग के शर्ट के अंदर एक स्वॉर्ड छुपाई होती है जो कि बाहर आ जाती है। और मिंचल बोल रहा होता है ये अभी तक 3 स्वॉर्ड को यूज कर रहा था और ये इसकी चौथी स्वॉर्ड है और इसके स्वॉर्ड्स के अंदर काफी ज्यादा पावर है, लेकिन बस इसकी एक ही प्रॉब्लम है कि इसकी जितनी भी एबिलिटीज है वो सिर्फ स्वॉर्ड्स पे खत्म हो जाती है। और हम देखते हैं वो लोग काफी ज्यादा अटैक कराते हैं और जुन सियोंग बोलता है सारे न्यूज में तुम ही चल रहे हो और अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर न्यूज में तुम्हारी खबर क्यों चल रही है। और मिंचल बोल रहा होता है अभी तो मुझे तुम्हें सरप्राइज करना बाकी है। और मिंचल अपने मन में सोच रहा होता है अगर मैं इसे ऐसे ही फाइट करता रहा तो मैं हार जाऊंगा। और ये बोल के मिंचल उसके ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देता है और हम देखते हैं जुनसिल उसके अटैक को सारे सोर्स को मिलाकर डॉज कर लेता है। और मिंचल अपने मन में सोच रहा होता है अगर स्ट्रेंथ की बात है तो इसके पास मेरी जितनी स्ट्रेंथ है और अगर मैं लंबे समय तक फाइट करता रहा तो हो सकता है ये हार जाए। और जुन सियोंग बोलता है तुम्हें यहाँ पे ध्यान से देखना चाहिए, मैंने अभी सिर्फ 3 स्वॉर्ड को पकड़ रखा है। और हम देखते हैं जुन सियोंग की चौथी स्वॉर्ड मिंचल के पीछे से आ रही होती है और मिंचल सोच रहा होता है मैं इसके अटैक को रोक नहीं पाऊंगा और वो अटैक आके मिंचल को लग जाता है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और धमाके को देख के जुन सियोंग बोल रहा होता है अब सब खत्म हुआ, लेकिन हम देखते हैं मिंचल को कुछ खास चोट नहीं आई होती। और ये चीज देख के जुन सियोंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है इस अटैक से तो मैं किसी मॉन्स्टर का भी हाथ काट देता, लेकिन इसको देख के ऐसा लग रहा है कि इसको कुछ खास चोट नहीं आई।
और कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने मेरे अटैक को जानबूझ के अपने ऊपर लिया। और तभी जुन सेयोंग पूछता है आखिर तुम कौन हो। और मिंचल बोल रहा होता है मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है और सच में एक्सप्लोजन काफी ज्यादा खतरनाक था और अगर मेरे पास आर्मर नहीं होता तो मेरी बॉडी का कोई ना कोई पार्ट टूट जाता। और वैसे भी सारी चीजें मेरे प्लान के हिसाब से ही चल रही है और अभी जो मेरी पावर है मैं इसे नहीं हरा सकता। मुझे एक स्ट्रॉन्गर मार्शल आर्ट चाहिए। और तभी वो अपनी स्वॉर्ड में अपनी एनर्जी को गैदर करने लगता है और तभी उसे नोटिफिकेशन आता है कि आपने 7 स्टार डिमोनिक स्वॉर्ड को सीख लिया है। और जुन सेयोंग बोल रहा होता है लगता है तुम अपनी काफी सारी पावर को यूज कर रहे हो, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे ऊपर इतने खतरनाक अटैक को किया और ना ही मैं अपनी फुल पावर को यूज कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4 ही स्वॉर्ड है और मेरी एबिलिटी 7 स्वॉर्ड को यूज करने की है। और मिंचल बोलता है तुम अपना बेस्ट दे रहे हो, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जुन सेयोंग बोलता है फिलहाल के लिए यही मेरी फुल पावर। और तभी मिंचुअल 7 स्टार डिमोनिक स्वॉर्ड के फर्स्ट फॉर्म से अटैक करता है और हम देखते हैं उसके अटैक को रोकने में जुन सेयोंग की 2 स्वॉर्ड टूट जाती है और जुन सेयोंग भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है। और तभी मिंचल वापस से उसके ऊपर वही अटैक करता है और हम देखते हैं जुन सेयोंग की बाकी बची स्वॉर्ड भी टूटने वाली होती है। और मिंचल अपने मन में सोच रहा होता है ये बंदा काफी ज्यादा जिद्दी है और लगता है मुझे अपनी बॉडी की सारी क्यूस एनर्जी को यूज करना होगा। तभी हम देखते हैं मिंचल के मुंह से खून निकलने लगता है और वो अपने घुटनों पे आ जाता है और हंटर जुन सेयोंग भी अपने घुटनों पे आगे होते हैं और वहाँ पे दौड़ते हुए एली और वो पहला वाला बंदा आ रहे होते हैं। और एली बोलती है हंटर मिंचल क्या आप ठीक है। और दूसरा वाला बंदा बोलता है हंटर जुन सेयोंग क्या आप ठीक है। और तभी मिंचल बोलता है मैं जीत गया। और जुन सेयोंग बोल रहा होता है अगर मैं अपनी 7 स्वॉर्ड को यहाँ पे लेके आया होता तो मैं कभी नहीं हारता। और हम देखते हैं वो लोग वहीं बैठ के हंसने लगते हैं। ये चीज देख के एली बोल रही होती है आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। और फिर मिंचल बोलता है तो अब बताओ आखिर क्या रिजल्ट रहा। और जुन सेयोंग बोलता है तुम पास हो गए। और इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं पे एंड करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।